हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कक्षा 12वीं जैक द्वारा जो मॉडल प्रश्न निकाला गया है उन सारे प्रश्नों का सब्जेक्टिव उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इससे वंचित ना हो, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किए हैं और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपसे छूट सकता है। यदि आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर वीडियो में नहीं देखे हैं तो मेरे लिंक पर आप चले जाइए, आप वहाँ पर आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं व्याख्या सहित आपको समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि इन प्रश्नों में क्या पूछा गया है और क्या उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न जो है, क्योंकि यहाँ पर 30 तक तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 31 से आपका 52 तक सब्जेक्टिव प्रश्न है। 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, लेकिन आपके सामने रहेंगे 8 प्रश्न। 8 प्रश्नों में से 6 को आपको बनाना है और आप उसी प्रश्न का चयन कीजिए जिस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सब्जेक्टिव का प्रश्न है वो स्कंदगुप्त किसका सपना देखता है। यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा गया, इनडायरेक्ट पूछा गया है, क्योंकि आपको पाठ में ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि स्कंदगुप्त किसका सपना देखते हैं। यहाँ सिर्फ बात हुई है देवसेना की और स्कंदगुप्त की। कहीं पर भी ये चर्चा नहीं की गई है कि स्कंदगुप्त किसका सपना देखते हैं। तो यहाँ पर जानने के लिए आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो नाटक है स्कंदगुप्त, उससे जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। स्कंदगुप्त जो है वो धनकुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करते हैं और यहाँ पर जो विजया है वो किसी और से प्रेम करती है और यहाँ पर देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। यानी कि एक यहाँ पर ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, ट्रायंगल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्कंदगुप्त केंद्र में है, विजया एक तरफ देवसेना। स्कंदगुप्त विजया से प्रेम कर रहे हैं और स्कंदगुप्त जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। यहाँ पर किसी को भी किसी का प्रेम नहीं मिलता है। देवसेना स्कंदगुप्त का सपना देख रही है, स्कंदगुप्त विजया का सपना देख रहा है और विजया किसी और का सपना देख रही है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्कंदगुप्त किसका सपना देखते हैं, तो धनकुबेर की पुत्री विजया का सपना देख रही है। अगला प्रश्न, गीत गाने दो मुझे कविता की भाषा क्या है। यहाँ पर सीधा सीधी प्रश्न पूछा गया भाषा, तो भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदी है। अगला प्रश्न है, हिमालय किधर है, यह प्रश्न किसने किससे पूछा। तो यहाँ पर हिमालय किधर है ये पाठ जो है वो केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता दिशा से है, क्योंकि एक बच्चा जो स्कूल से आया है और वो अपना पतंग उड़ा रहा है, पूरा फोकस उसका जो है पतंग उड़ाने में, उसका सारा ध्यान जो है पतंग उड़ाने में है। और उसी समय कवि केदारनाथ उससे प्रश्न पूछते हैं कि बच्चा बताओ कि हिमालय किधर है। तो उस समय बच्चे के लिए हिमालय किस दिशा में ये महत्व नहीं रखता है, उसके लिए महत्व ये रखता है कि उसकी पतंग किस दिशा में जा रही है, कहाँ उड़ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर होगा कि हिमालय किधर है, ये प्रश्न कवि केदारनाथ सिंह ने पतंग उड़ाने वाले बच्चे से पूछा। अगला प्रश्न, कच्चा चीठा पाठ में गांव वालों ने उपवास क्यों रखा। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ये पाठ जो है जैक के द्वारा सिलेबस में कट किया गया है, फिर भी आपसे ये प्रश्न मॉडल प्रश्न में पूछा गया है, तो हो सकता है कि फाइनल में भी पूछ दें। इसलिए इस पाठ को यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे लिंक
में जुड़ करके उस पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस पाठ में पूछा गया है कि कच्चा चिट्ठा जो पाठ है, जो ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित अपनी आत्मकथा है, उसमें ब्रजमोहन व्यास जो रहते हैं अपना पोल खोलते हैं, अपना कच्चा चिट्ठा रखते हैं पाठकों के सामने। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया उपवास क्यों रखा गांव वालों ने। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरी मैं बताना चाहूँगी कि गांव वाले ने उपवास इसलिए रखा था क्योंकि उनके गांव की जो मूर्ति थी चतुर्भुज, वो गायब हो गई थी। और वो गायब कोई और नहीं बल्कि लेखक ने किया था। लेखक पुरानी चीज़ों के प्रेमी थे, उन्हें पुरानी चीज़ों को संग्रह करने में बहुत आनंद आता था। इसी सिलसिले में उन्होंने एक बार पसौवा गया था, कौशाम्बी से पसौवा आने के दौरान देखा कि एक गांव में एक पेड़ के नीचे चतुर्भुज आकार की एक शिवलिंग रखी हुई है। उनका मन में लालच जागा और चुपचाप वो मूर्ति उठाई, अपने इक्के पर रखी और अपने संग्रहालय, अपने नगर पालिका जहाँ कार्य करते थे वहाँ ले आया। जब गांव वालों को ये पता चलती है कि हमारी मूर्ति हमारे गांव से अंतर्ध्यान हो गई है, गायब हो गई है, तो उनका तुरंत शक जो है किस पर गया? लेखक पर। और इसीलिए उन लोगों ने प्रण कर लिया कि जब तक ये मूर्ति पुनः स्थापित हमारे गांव में नहीं होगी तब तक हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि उपवास क्यों रखा। तो उपवास इसलिए रखा क्योंकि चतुर्भुज शिव की मूर्ति जो थी वो गांव से गायब हो गई थी और शिव जी पर गांव वालों की बहुत श्रद्धा थी, आस्था थी। और इसीलिए उन्होंने ठाना कि जब तक मूर्ति गांव में स्थापित नहीं होगा, पुनः नहीं आ जाएगी, तब तक हम लोग उपवास पर रहेंगे। अगला प्रश्न, भीष्म साहनी की पंडित नेहरू जी से भेंट कहाँ हुई। अब यहाँ पर किस जगह पर भीष्म साहनी लेखक की भेंट, मुलाकात नेहरू जी से हुई थी, उस जगह का बारे में पूछा गया है। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे तो उसी समय कवि भीष्म साहनी की मुलाकात नेहरू जी से हुई थी। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो होगा कश्मीर में नेहरू जी से भेंट भीष्म साहनी कवि की लेखक की हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्यालू का क्या अर्थ होता है। ब्यालू यानी कि शाम के समय में खाया गया भोजन, यानी कि ग्रहण किया हुआ भोजन। शाम के समय अगर आप भोजन करते हैं तो उसको ब्यालू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जगधर तेल की मिठाई को क्या कहकर बेचता है। तो जाहिर सी बात है, सभी दुकानदार तेल की मिठाई को घी का मिठाई कह के बेचते हैं, तो जगधर पीछे क्यों रहे। जगधर भी तेल की मिठाई को घी का मिठाई कहकर बेचता है। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय अथवा प्रभास जोशी यानी कि दोनों में से किसी एक कवि की दो रचना के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों लेखकों का जो रचना है वो मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको किन्हीं एक पर ही आपको लिखना है। रघुवीर सहाय का सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो। प्रभास जोशी का अपना ही चैप्टर जो आपने पढ़ा है अंतराल में, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में, और दूसरा उनकी रचना है हिंदू होने का धर्म। अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब इसमें से भी 6 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जबकि आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं, और लेकिन इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, तो थोड़ा सा अधिक आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, कार्नेलिया का गीत में किसका मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का अर्थ आप एक बार समझ लीजिए। मानवीकरण होता है कि प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ों पर या प्रकृति द्वारा जो निर्मित है उन पर यदि मानव की संवेदनाओं को दिखाया जाता है, संवेदना मतलब हंसना, रोना, गाना, जो मनुष्य करते हैं, है ना, अगर वही सारी चीज़ें प्रकृति पर बताया जाए तो वो मानवीकरण होता है। तो यहाँ पर कार्नेलिया के गीत में किस पर मानवीकरण किया गया, किसका मानवीकरण किया गया है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट में आपको उत्तर दिया है। पहला है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता पर मानवीकरण की गई है, भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है उस पर मानवीकरण किया गया है। दूसरा, भारत की संस्कृति पर की गई है। और तीसरा, भारतीय लोग जो दया, करुणा और सहानुभूति जैसे मानवीय गुण उनके अंदर है वो भी इस गीत में दिखाया गया है।
अगला प्रश्न है, कवि अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार करते? तर्पण यानी कि श्रद्धांजलि। तो यहाँ पर कवि निराला जो थे वो अपनी बेटी के निधन के पश्चात ये सरोज स्मृति कविता लिखते हैं और इस कविता में उन्होंने अपनी बेटी का जो श्रद्धांजलि दिए हैं वो अपने अच्छे कर्मों का फल को दिए हैं। कहने का अर्थ है कि कवि निराला ने गत वर्षों में यानी कि अपने पूरे जीवन काल में जितने भी अच्छे कर्म किए थे उन अच्छे कर्मों का जो फल था उन्हीं अच्छे कर्मों के फल से अपनी पुत्री का तर्पण करते हैं। यहाँ पर निराला बिल्कुल भी रुपया पैसा से अपनी बेटी का श्रद्धांजलि नहीं करते बल्कि क्या से करते हैं? अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से। अगला प्रश्न है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? सागर और बूंद से कवि का आशय यहाँ पर पूछा गया है। सागर से कवि का आशय समाज से है और बूंद का आशय एक मनुष्य से है। अनगिनत बूंदों के कारण सागर का निर्माण होता है। यहाँ सागर समाज है और बूंद एक मनुष्य है। जिस प्रकार से बूंद बूंद जब सागर में मिलता है तब वो सागर कहलाता है और बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है वो सागर बन जाता है ना, एक गहराई उसमें आ जाती है। उसी प्रकार जब मनुष्य समाज में परिवर्तित होता है तो मनुष्य भी एक सभ्य मनुष्य बनता है और ये बनाने का कार्य जो है वो समाज करता है। तो इसलिए दोनों में जो संबंध है वो बहुत ही गहरा वाला संबंध है, बहुत ही प्रगाढ़ता को दिखाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार का आशंका होता है? तो बड़ी हवेली पर जब बुलावा आता है बड़ी बहुरिया के द्वारा हरगोविंद को, तो हरगोविंद के मन में संशय उठता है कि आजकल जबकि पूरे गांव में सभी जगहों पर गांव-गांव डाकघर खोल चुके हैं, लंका तक का हाल आप मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं, तो फिर मौखिक संवाद की जरूरत क्यों पड़ी? तो हो ना हो कोई गुप्त समाचार होगी जिससे कोई पंछी परेवा को भी ना पता चले, हो सकता है इसीलिए बड़ी हवेली से हमारा बुलावा आया है। इस तरह का संशय जो है उसके मन में उठता है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हम उसको कहेंगे जिनको अपनी मूल जगह से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाता है और एक नए तरीके से जब वो अपना जीवन शुरू करता है तो वैसे व्यक्ति को हम आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहते हैं। जैसा यहाँ पर बताया गया है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन लोगों को कहा जाता है जिनको गांव से हमेशा के लिए अपने जमीन घर छोड़नी पड़ती है। औद्योगिकीकरण के कारण ये लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। भारत की प्रगति और विकास के लिए इन्हें अपना घर, खेत, खलिहान, पैतृक, बस इतना ही नहीं बल्कि अपनी भाषा, अपना समाज, अपनी संस्कृति, इन सब को भी वहीं छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब नई जगह पर वो जाते हैं तो एक नए तरीके से उनको जीवन शुरू करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर समाज पर अपनी अपनी संस्कृति, बोली अलग अलग है। तो फिर से एक बार उनको अपनी संस्कृति, अपना भाषा फिर से एक नए तरीके से आपको उनको सीखना पड़ता है। एक तरह से हम कह दें तो उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से एक छोड़ना पड़ जाता है ना, और नए तरीके से शुरुआत से उसको फिर से उठना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत जो है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शान शौकत के साथ उनका स्वागत किया गया था। कैसे? जब वो कश्मीर यात्रा पर आते हैं तो शेख अब्दुल्ला जो थे उनके नेतृत्व में, है ना, उनके नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी कि 7वें पुल से लेकर के अमीराक दल तक नाव की एक शोभा यात्रा देखने को मिली थी, जहां पर उस नदी के दोनों ओर
हजारों हजार की संख्या में कौन लोग थे? कश्मीर के लोग थे। वो लोग अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, उन पर फूलों की वर्षा कर रही थी। ये जो दृश्य था वो बहुत ही अद्भुत, अनोखा, निराला था। इस प्रकार से कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किया। अगला है आधुनिक भारत के अगला प्रश्न जो है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? यहाँ पर शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच का अंतर पूछा गया है। अंतर बस इतना है कि ये सारी चीजें क्या है? मिथ्या है, झूठ है। क्यों? शेर के मुंह में अगर कोई जानवर रोजगार के लिए जा रहा है तो क्या वो वापस आएगा? नहीं, वो शेर का शिकार हो जाएगा, शेर का आहार बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सरकार द्वारा जो संचालित रोजगार का दफ्तर होता है, जो उसे झांसे देते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन नौकरी नहीं दे पाती है, तो वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच का अंतर केवल और केवल झूठ है, मिथ्या है और कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न, झोपड़ी में लगी आग में सब कुछ जल गया सूरदास का, फिर भी सूरदास राख में रुपये क्यों खोजता है? क्योंकि उसको उम्मीद थी, सबसे ज्यादा उम्मीद, और उम्मीद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। उम्मीद उनको था कि भले ही पोटली जल जाए, क्योंकि पोटली में उन्होंने 550 रुपये जमा किया था, तो उस पोटली में ज्यादातर सिक्के थे चांदी के, है ना, जो भीख मांगकर उन्होंने जमा किया था। तो हो ना हो पोटली जल गई हो, लेकिन जो उसका सिक्का था वो जल के पिघल गया होगा, लेकिन वो सिक्का तो होगा, वो चांदी तो होगी ना। इसीलिए इसी उम्मीद से, इसी आशा से वो राख में रुपये खोजता है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 5 नंबर हर एक प्रश्न के लिए मिलेंगे। आपका पहला प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय का, झारखंड की संस्कृति अथवा झारखंड की संस्कृति पूछा है, 1 मिनट, और विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप है, इस पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा है। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो झारखंड की संस्कृति है, इस विषय पर इसी साल यानी कि 2024 में ये प्रश्न पूछ चुका है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये प्रश्न दोबारा नहीं पूछेगा। तो आप तैयारी कीजिएगा, विज्ञान अभिशाप है या वरदान। आप कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय का अगर निबंध आता है तो आप किस तरह से लिखना है अगर ये जानते हैं तो आप अच्छे से उस निबंध को लिख पाइएगा, वर्णन कर पाइएगा। तो मैं यहाँ पर आपको विज्ञान अभिशाप या वरदान इस विषय पर निबंध में आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब भी आप निबंध लिखिएगा तो आपको रूपरेखा तैयार करनी होगी, क्योंकि रूपरेखा तैयार होती है तो आपका एक पॉइंट बन जाता है कि आप क्या क्या अंदर लिख रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पॉइंट बनाई हूँ, भूमिका है, विज्ञान हमारे लिए वरदान है कैसे, और विज्ञान हमारे लिए अभिशाप कैसे है। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष यानी कि दोनों का निचोड़ जो होगा वो निष्कर्ष में होगा। यहाँ पर मैंने भूमिका लिखा है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, उसके बाद कैसे वो अभिशाप है ये भी बताया गया है, और फिर निष्कर्ष लिखा गया है। तो यहाँ पर विज्ञान, क्योंकि जो साइंस है, विज्ञान है, वो नई नई तकनीकी चीज़ों का आविष्कार करते रहती है। तो ये जो नई नई तकनीकी चीज़ें हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप है। वरदान कब है? जब उसका आप सकारात्मक प्रयोग करिएगा। अभिशाप कब है हमारे लिए? जब उसका हम नकारात्मक प्रयोग करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा हम पर निर्भर करता है कि हम उसका प्रयोग अच्छे के लिए करेंगे या उसका दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे?
वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य है, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया। उसे वरदान या अभिशाप बनाना मानव के हाथ में, हमारे हाथ में है कि हम उसको अभिशाप बनाएं या वरदान बनाएं। इस संदर्भ में एक उक्ति याद रखनी चाहिए। एक कहावत है, विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा हथियार भी। अच्छा तो सेवक है विज्ञान, लेकिन उतना ही बुरा हथियार है। तो आप हथियार यूज करिएगा या उसका अच्छा पॉइंट सेवक यूज करिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर पत्र है, 2 पत्र है, दोनों में से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से आपको 4 ही उत्तर देना है। मैंने तो सारा प्रश्न का उत्तर आपके सामने रखा है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको बनाइएगा। ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किसी दैनिक समाचार पत्र में संपादक को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में बिजली वितरण का जो कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था से अवगत कराते हुए आपको संपादक को पत्र लिखना है। तो संपादक यानी कि अखबार का संपादक जो छापता है ना, उसको लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर फॉर्मेट आपको बताया गया है। पहले हम उसको सेवा में लिखेंगे, सेवा में के बाद संपादक महोदय लिखेंगे, उसके बाद किस अखबार के वो संपादक है और कहाँ के संपादक है ये हम लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे कि आप किस हेतु आप संपादक को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो विषय होता है आपके सवाल में ही होता है। ठीक है ना, आपके सवाल में होता है, आपको वहीं से विषय लिखना होता है। उसके बाद आप किस तरह से यहाँ पर लिखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप पढ़िए और समझिए। ठीक है, फिर है आपका प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो उसमें कैसे लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य, कहाँ के प्रिंसिपल है, कहाँ के प्रधानाचार्य हैं और किस जगह के हैं। ठीक है, विषय कहाँ से आएगा, विषय आपका आएगा प्रश्न से। ठीक है ना, विषय आपका प्रश्न से आएगा। ठीक है, विषय यहाँ पर है खेल सामग्री की व्यवस्था हेतु, आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा कि सविनय निवेदन है कि मैं पूनम कुमारी कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था बहुत कम है। सभी छात्र छात्राओं को खेल की सामग्री नहीं मिल पाती है, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे खेल से वंचित हो जाते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन होगा कि खेल की सामग्री को बढ़ाया जाए ताकि सभी बच्चे खेल सके और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। धन्यवाद, आपका विश्वासी छात्रा या छात्र। आप यहाँ पर नाम लिखिए, कक्षा लिखिए, क्रमांक लिखिए और दिनांक लिखिए। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। आगे, जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। अब जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो जनसंचार के जो प्रमुख कार्य हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। पहला सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना और तीसरा मनोरंजन करना। इन तीनों चीजों को फिर हम हेडिंग डाल करके इसका वर्णन करेंगे। सूचना देना, सूचना देना जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। कैसे है, यहां पर देखिएगा कि इसके जरिए हम दुनिया भर में सूचनाएं प्राप्त होती। इसके जरिए, जनसंचार के जरिए हम दुनिया भर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमें होती है ना, कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या अभी हो रहा है, कौन सी, जैसे कि अभी बीमारी ही अभी चीन से चला आ रहा है, तो हम ये जनसंचार के माध्यम से ही हम तक पहुंच रहा है कि हाँ, ये चीन में इस तरह का वायरस फैल रहा है। भारत में भी किसी किसी जगह पर भारत में भी एंट्री हो गई है। ये हम घर बैठे कैसे जान रहे हैं, जनसंचार के माध्यम से ही जान रहे हैं। वो सूचना जनसंचार के माध्यम से ही हम तक पहुंच रही है। ठीक है, दूसरा है शिक्षित करना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम जागरूक होते हैं, हम शिक्षित होते हैं, और ये भी शिक्षित करने का कार्य कौन करता है, आपका जनसंचार करता है।
लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति सचेत करना, सजग करना। तीसरा है मनोरंजन करना। हम जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उनसे हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। तो एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है जनसंचार का कि वो हर मनुष्य को एंटरटेनमेंट या मनोरंजन कराता है, जैसे टीवी हो, सिनेमा हो, संगीत हो, टेप हो, वीडियो हो, इंटरनेट हो, जो भी हो। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यालय में संपन्न वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार करना है। आपको क्या करना है? प्रतिवेदन तैयार करना है, यानी कि रिपोर्ट तैयार करनी है ना। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव मना, उस वार्षिक उत्सव का पूरा डेटा आपको रिपोर्ट में देना होगा। ठीक है। शुरू से अंत तक, यानी कि शुरुआत से संपन्न होने तक हर एक पहलू को उस रिपोर्ट में शामिल करना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं कि कब आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव था, इस कार्यक्रम में कौन मुख्य अतिथि थी, कैसा इस विद्यालय का माहौल था, किस तरह से विद्यालय को सजाया गया था, कितने बजे से कार्यक्रम था, है ना, बच्चों ने कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उस कार्यक्रम का आप नाम भी लिख सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपका यहाँ मेंशन होगा, उस सब सारी चीज़ों को आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे, निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य यानी कि आपको जो कविता यहाँ पर दी हुई है, दोहा दिया हुआ है, उसका आपको काव्य सौंदर्य बताना है। तो काव्य सौंदर्य के साथ साथ आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या भी बतानी है। यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न है, जननी निरखती बान धनुहिया, बार बार उन्नयनी लावती प्रभु जी की ललित पन्हैया, कबहू प्रथम ज्यो जाय जगावती, कही प्रिय वचन सवारे, तात बलि मातु बदन पर अनुसखा सब द्वारे। अब यहाँ पर मैं एक एक शब्द का अर्थ बताने वाली हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पर जननी निरखती बान धनुहिया, यानी कि माता कौशल्या के विषय में कहा गया है। ठीक है। तो इसको बताने से पहले हम लोग जानेंगे संदर्भ। इस संदर्भ में, क्योंकि जब भी आपसे प्रश्न काव्य सौंदर्य का पूछा जाए या फिर सप्रसंग व्याख्या पूछा जाए, ये 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य। अब संदर्भ के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रसंग के अंदर क्या लिखेंगे, व्याख्या के अंदर क्या लिखेंगे और काव्य सौंदर्य के अंदर क्या लिखेंगे, ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है। संदर्भ में हम पाठ का नाम और कवि का नाम लिखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखे हैं। मैं लिखी हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक अंतराल के गीतावली पद से लिया गया है, जिनके कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। प्रसंग में क्या लिखे हैं? माता कौशल्य का श्री राम के वियोग का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर किस चीज का वर्णन हुआ है, उस वर्णन को प्रसंग में लिखा जाता है। तो माता कौशल्य का यहाँ पर वियोग वर्णन है। कौन से वियोग? श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब माता कौशल्य अपने बेटे के वियोग में रहती है, तो उस वियोग का वर्णन यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। फिर है व्याख्या। व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक एक यहाँ पर क्या अर्थ कवि का है, कहने का आशय क्या है कवि का। ठीक है। जननी निरखती बान धनुहिया, जननी माता कौशल्य को कहा गया है। निरखती देखना, बान धनुहिया मतलब श्री राम के बचपन के धनुष और बाण के विषय में यहाँ कहा गया है कि माता कौशल्या श्री राम के बचपन के धनुष और बाण को निहार रही है। बार बार उर्नयनी, बार बार अपने हृदय से, अपनी आंखों से लावती लगाती है प्रभु जी श्री राम की ललित पन्हैया सुंदर जूतियों को, यानी कि श्री राम के बचपन के धनुष, बाण और उनके सुंदर सुंदर जूतों को माता कौशल्य बार बार अपने हृदय से लगाती है, अपनी आंखों से लगाती है और प्यार लुटाती है उस वस्तु पर, श्री राम के वस्तु पर, और एकदम अतीत में खो जाती है ना। और अतीत में खोने के बाद माता कौशल्या श्री राम के कक्ष में है,
अतीत में है ना, ये कल्पना में जी रही है, अतीत की कल्पना में जी रही है। और माता कौशल्या इसी अतीत की कल्पना में श्री राम के कक्ष में पहुंच गई है और वहां पर जाने के बाद बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से अपने बेटे को उठा रही है। कभू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। माता कौशल्या बड़े ही प्यार से श्री राम को जगाती है और मधुर वचनों से कहती है, उठो बेटा। बड़े ही प्यार से कह रही है, विनम्र भाव से कह रही है ना। एक माँ अपने बच्चे को जिस तरह से प्यार लुटाती है उस तरह से यहाँ पर कह रही है। लेकिन यहाँ पर साक्षात नहीं, बल्कि वो कल्पना की दुनिया में है ना, अतीत की कल्पना की दुनिया में है और ये भूल गई है कल्पना में कि उनका बेटा वहाँ नहीं है और इसी कल्पना में जी रही है और बहुत खुश हो रही है और अपने बेटे को उठा रही है। और जो वो दृश्य है बेटे को उठाने का, उस समय माता कौशल्या अपने बेटे पर बलिहारी जाती, यानी कि ऐसे नज़र उतारती, बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, सोया हुआ जो था बहुत अच्छा लग रहा था, और कहती है कि उठो बेटा, तुम्हारे अनुज, तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे सखा जो है सभी तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए अब क्या करो, उठ जाओ। ठीक है, अब आते हैं काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य में आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर दोहा दिया गया है इसमें सौंदर्य किस किस कारण से आया है। ठीक है, तो पहला माता कौशल्य का यहाँ पर विरह वर्णन है, दूसरा भाषा जो है वो अवधी भाषा है, और यहाँ पर बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कभू प्रथम जो जाई जगावती में उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि वो माना गया है कि उसका बेटा घर में है, कक्ष में है, माता कौशल्या उसको उठा रही, जबकि साक्षात ऐसा नहीं होता है। उसके बाद तत्सम शब्दों की बहुलता है, सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग किया गया है, रस जो है वो वात्सल्य है। अब अगला है, तब तो छवि पीवत जियत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हितोष के तोष सु प्राण पले, हिलात महादुख दोष भरे। यहाँ पर जो दिया हुआ है कविता दोहा, ये घनानंद कवि का है। ये घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं घनानंद के विषय में बताना चाहूँगी कि घनानंद कवि जो हैं वो सुजान नामक स्त्री से प्रेम करते हैं, है ना, लेकिन सुजान जो है वो घनानंद के पास नहीं जाती है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई है घनानंद द्वारा, यहाँ पर संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का वर्णन है। संयोग पक्ष जब घनानंद के साथ सुजान थी, साथ में थे, उसको संयोग पक्ष कहा जाएगा, और जब सुजान उसके साथ में नहीं थी, यानी कि अलग अलग दोनों जी रहे थे, उसको वियोग कहा जाएगा। तो यहाँ पर संयोग और वियोग दोनों का तुलनात्मक वर्णन किया गया है कवि घनानंद के द्वारा। तब तो छवि पीवत जियत है, अब सोचन लोचन जात जरे। ठीक है, तब मतलब संयोग पक्ष, अब मतलब वियोग पक्ष। तो संदर्भ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे कि ये पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा के गीतावली पाठ से लिया गया है। ठीक है, जिनके कवि जो हैं गोस्वामी, यहाँ पर अलग मैं बता रही हूँ, यहाँ पर अंतरा से लिया गया है, और इसके कवि जो हैं घनानंद हैं। घनानंद के सवैया छंद से ये पंक्ति जो है वो लिया गया है, जिसके कवि जो है रीतिकाल के घनानंद जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे, संयोग और वियोग दोनों पक्षों का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर प्रसंग जो है, व्याख्या जो है, इसमें हम संयोग पक्ष को भी देखेंगे और वियोग पक्ष को। तब तो छवि पीवत जियत है, तब जब सुजान घनानंद के साथ में थी, उस समय सुजान का जो घनानंद का जो जीवन था वो बहुत ही आनंदित था, आनंद के साथ जीवन बीतता था। कैसे, छवि पीवत, छवि मतलब सौंदर्य, जब सुजान घनानंद के साथ में थी तो घनानंद कवि जो हैं वो सुजान के सौंदर्य का रसपान कर जीवन यापन करते थे, यानी कि बहुत खुशी अपना जीवन यापन करते थे, साथ में थे, उनका सौंदर्य का रसपान करते थे। लेकिन अब वो सोच कर ही इनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि अब वियोग पक्ष आ गया, अब अलग हो गए हैं, तो अब सोच कर ही घनानंद कवि की आंखों में आंसू आ गए हैं उन संयोग पक्षों को सोचकर।
हिततोष के तो सुप्राण पले। यहाँ पर घनानंद कवि का जो प्राण था वो कैसे पलता था, कैसे जीवित होते थे? सुजान के सौंदर्य का रसपान कर, सुजान को देखकर, सुजान को देखकर उनको संतोष होता था और उनका प्राण जो है बहुत ही आनंदित होकर पलता था। लेकिन अब इसका प्राण जो है कैसे पल रहा है? बिलबिलाते हुए, है ना, कूड़ते हुए, विरह के दुख में जलते हुए इनका जीवन यापन हो रहा है। अर्थात कह सकते हैं हम कि घनानंद के जीवन में अब दुख ही दुख है। अब आते हैं काव्य सौंदर्य में। यहाँ पर संयोग वियोग दोनों का तुलनात्मक वर्णन है। भाषा ब्रज है, जात जरे और दुख दोष में अनुप्रास अलंकार है, रस माधुर्य है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में के द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया है वो आप उसको ग्रहण करेंगे, अच्छे से आप इसका अध्ययन करेंगे, ऐसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत,